आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो ये इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 3 है जो कि मैं यूट्यूब पे एज अ डेमो डाल रहा हूँ। लेक्चर 1 भी मैंने डेमो में डाला था और ऐसे अर्थमेटिक के भी मैं एक दो लेक्चर्स डेमो डालूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि अभी तक कोर्स में कितना कंप्लीट हो चुका है तो इंटेंस मैथ रिवीजन में एडवांस मैथ के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, अर्थमेटिक मैथ्स के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और टोटल 25 से 30 लेक्चर्स हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अभी शिवरात्रि आने वाला है तो शिवरात्रि तक इसमें ऑफर है, 399 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना हो तो आप दोनों वीडियो डेमो वाली पहले देख लो अच्छे से, अगर आपको सही लग रहा है। और ये है किसके लिए? ये है रिपीटर्स के लिए, साथ में जिन बच्चों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो, मतलब एक बार वो प्रिपेयर कर चुके हैं, या अगर आपका एडवांस कंप्लीट हो चुका है तो भी आप कर सकते हो। और जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक में मैं ऐसे ग्रुप ग्रुप में करा रहा हूँ। जैसे मानो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो था उसमें परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, डिस्काउंट था, SICI था। ठीक है, उसका लेक्चर 3 और 4 जो मतलब उसका है, अर्थमेटिक का लेक्चर 3 और 4 है, तो उसमें मैंने फिर आगे के चैप्टर्स कराए। मतलब ऐसे ग्रुप ग्रुप में 4 4 5 5 चैप्टर्स लेके उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। साथ में जो भी आपको मैंने इसमें कराया है वो आपको डिजिटल नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जो भी मैंने बातें, जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना था 3600 का, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ निकालना सिखा दिया कि आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल लो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल लो। मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया है। मतलब पूरा प्रॉपर हम 360 डिग्री का रिवीजन किए हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शनल फॉर्मूला आया तो मैंने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो टेंजेंट आया था तो मैंने आपको सारे सारे जो कंडीशंस हैं कि कब कॉमन टेंजेंट बनता है, कब आपका दो टेंजेंट, दो कॉमन और दो डायरेक्ट बनता है, मैंने सब कुछ बता दिया है। मतलब प्रॉपर 360 डिग्री रिवीजन। मतलब जो भी मैंने वीडियोस में बताई हैं हर बातें आपको ये डिजिटल नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन का ये लेक्चर 3 है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो देखेंगे, साथ में हम इवन ऑड प्राइम सारे फैक्टर्स देख लेते हैं बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो 3600 को हमें कन्वर्ट करना है 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग, ऐसे कन्वर्ट करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप ऐसे नीचे लिख रहे हो ना, ये आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 36 इंटू 100 लिखा है। 36 6 का स्क्वायर होता है और आपका 100 10 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको 6 और 10 में तो लिखना नहीं है क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर से नहीं है। तो 6 को आप फर्दर 2 इंटू 3 में कर लो, 2 और 3 आपके प्राइम नंबर है। और 10 को आप 5 इंटू 2 में कर लो, 5 और 2 आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका 36 और इंटू 100 ही लिखा है, 3600 ही लिखा है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो क्योंकि आपको दिख रहा है ये आपका कॉमन है, तो आपका 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपका 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन चुका है। ये कुछ और नहीं, ये सिंपल 3600 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स एक बार समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। इसमें से मैं कुछ भी कॉमन निकाल दूं वो इसका फैक्टर होगा। मतलब मुझे इसी में से निकालना है बस। जैसे अगर मैं 2 निकाल लिया, ये भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 2 का स्क्वायर भी फैक्टर है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो ये भी फैक्टर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 3 भी फैक्टर है। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 5 लिख दूं तो ये इसका फैक्टर नहीं, क्योंकि यहां से आप 2 की पावर 4 ही मैक्सिमम निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो 2 की पावर 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 1 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 1 भी इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। मतलब आपने देखा कि यहां से आपने कुछ भी नहीं निकाला है तो भी इसका फैक्टर है। ठीक है, अब जो बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना। तो हमें बेसिकली क्या, अगर मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने ना, तो बेसिकली मुझे कॉम्बिनेशन देखना है कि मैं 2 को कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, 3 को कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, 5 को कितने तरीके से निकाल सकता हूँ। उसका कॉम्बिनेशन देखना है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वही उसका फैक्टर है। क्योंकि हम फैक्टर लिखने के लिए कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि मैं इसमें से कुछ भी निकाले, लाइक 2 की पावर 3 निकाल लिया, इसमें से लाइक मैं 3 की पावर 1 निकाल लिया, इसमें से 5 निकाल लिया। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। तो मैं तीनों में से कुछ ना कुछ निकाला हूं, या 2 की पावर 3, यहां से मैंने 2 की पावर 3 निकाल लिया, यहां से मैं 3 की पावर 2 निकाला और यहां से मैंने कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। ठीक है, तो भी ये इसका फैक्टर है। मतलब अगर मैं यहां से कुछ निकाल रहा हूं, यहां से कुछ निकाल रहा हूं, यहां से कुछ भी ना निकालू तो भी इसका फैक्टर है। या यहां से भी मैं कुछ नहीं निकालू, यहां से भी कुछ नहीं निकालू, यहां से भी कुछ निकालू, तो 1 बच जाएगा, 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो मुझे बस इतना समझना है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो यहां से मैं कितने तरीके से चीजें निकाल सकता हूं,
यहाँ से कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, यहाँ से कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही उतने मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मतलब उतने तरीके से मैं ये सारे फैक्टर्स लिख सकता हूँ और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कितने तरीके से चीजें निकाल सकता हूँ, आपको लग रहा होगा 4 तरीके हैं, क्या कौन से, 2 है, 2 निकाल लूँ, 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का क्यूब निकालो, 2 की पावर 4 निकालो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन से भी और है कि आप कुछ भी मत निकालो, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं निकालते हो, यहाँ से कुछ नहीं निकाला, यहाँ से मान लो आपने 3 निकाल लिया, यहाँ से आपने 5 का स्क्वायर निकाला, तो भी इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब मेरे पास टोटल 5 ऑप्शन है। अगर 2 की पावर 4 है तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, कौन कौन से, कुछ भी नहीं निकालना, 2 निकालने का ऑप्शन है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का क्यूब निकालना है, 2 की पावर 4 निकाल लिया। ऐसे यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, कुछ भी नहीं निकाला, 3 निकाल लिया, 3 का स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ पे भी मेरे पास 3 ऑप्शन है, 5 निकाला, 5 का स्क्वायर निकाला है, कुछ भी नहीं निकाला। ठीक है, तो इतने ऑप्शन है मुझे इसको निकालने के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है, टोटल 5 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, मतलब अगर पावर 2 है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, इतने तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 45 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 45 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मेरी बात को? ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो कितने हो जाएंगे मेरे, यहाँ पे पावर 4 है तो इंटू +1 कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक न, मतलब 2 को न लेने का भी एक ऑप्शन है मेरे पास, तो 5। ऐसे 3 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 तरीके, एक 3 को लू ही मत, एक 3 को लू, एक 3 का स्क्वायर लू। ऐसे ही 5 को निकालने के कितने तरीके, 3 तरीके, 5 निकालू, 5 का स्क्वायर निकालू या कुछ भी मत निकालू। ठीक है, तो टोटल 3 तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 5 3 15 3 45, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 45 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना आपका एक तो क्या आ गया है कि एक, अगर आप यहां से भी कुछ नहीं निकाल रहे हो, यहां से भी कुछ नहीं निकाल रहे हो, यहां से भी कुछ नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं निकाल रहे तो आपका 1 बच जाएगा, मतलब इसमें जो आपने निकाला है ना, इसमें 1 भी इंक्लूड है, साथ में ये पूरा नंबर आपने ये भी तो ऐसा भी तो किया है कि इसमें से आप 2 की पावर 4 निकाल लो, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पे पूरा निकाल लो, तो ये भी एक ऑप्शन है। मतलब ये जो और ये क्या है, 36 ही तो है, मतलब इसमें जो आपका 45 है ना, इसमें आपका 1 भी इंक्लूड है और ये 3600 भी इंक्लूडेड है, ये दोनों नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो मतलब आपको ये हटा देना है, ये 1 और 3600 को हटा देना है, तो उस केस में आपका कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 43, क्योंकि आपने 1 को और इस खुद नंबर को हटा दिया है, तो आपके पास अब इतने हो गए, 43 हो गए। तो ये बात आपको ध्यान देना है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, तो एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे आपको जनरल फॉर्मूला पता चल जाए। जैसे मैंने मान लिया कि नंबर जो था, नंबर है मान लो कि 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c और 7 की पावर d मान लेता हूँ, ये नंबर है, तो इसके टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, a+1, क्योंकि मेरे पे a पावर है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा चॉइस है कि मैं कुछ भी ना लूँ, तो a+1, b+1, c+1 और d+1, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मुझे इवन फैक्टर्स लिखने हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत आसान है इवन फैक्टर निकालना, अब आपके लिए सब कुछ आसान है। अच्छा, इवन फैक्टर से तो ऑड फैक्टर क्या होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से कुछ निकालूं, जैसे 3 निकाल लूँ और यहाँ से मैं 5 का स्क्वायर निकालूं, तो ये ऑड फैक्टर है, क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं निकालूं, यहाँ से मैं 5 निकाल लूँ, तो ये भी आपका ऑड फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी मत निकालूं, मतलब 1 भी आपका ऑड फैक्टर है। तो इवन फैक्टर क्या है, अगर यहां से कुछ अगर यहां से 2 आ गया या 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का क्यूब आ गया, 2 की पावर 4 आ गया, अब आगे कुछ आए या ना, ये अपने आप आपका इवन फैक्टर बन चुका है। मतलब कोई भी फैक्टर हो जिसमें अगर मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला है या 2 का स्क्वायर कॉमन निकाला है या 2 की पावर क्यूब निकाला है कॉमन या 2 की पावर 4 निकाला है, तो ये तो इवन है, तो आगे कुछ भी आए वो अपने आप इवन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इवन फैक्टर होने के लिए जरूरी है कि मैं इसमें से कुछ नहीं निकालूं, कुछ निकालूं, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है इवन फैक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और था ना कि मैं इसमें से कुछ भी ना निकालूं, तो अगर मैं 2 में से कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं तो फिर वो आपका ऑड फैक्टर बन जाएगा, वो आपका इवन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने 2 में से कुछ भी नहीं निकाला, मतलब 1। अब इसमें से मैं कुछ भी निकालूं, चाहे मैं 3 निकालूं, चाहे 3 × 5 निकालूं या 3 × 5 स्क्वायर, ये आपका हमेशा ऑड फैक्टर ही बनेगा, क्योंकि आपने यहां से कुछ नहीं निकाला। तो आपको एक बात समझ में आ गई है, इवन निकालने के लिए मुझे इसमें से तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है,
और यहाँ पे मेरे पास 4 ही ऑप्शन है, पांचवा 2 को न लेने वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर मैं 2 को नहीं लिया तो मेरा ऑड फैक्टर बनेगा, इवन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। तो मतलब मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने, मान लो अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालने, इवन फैक्टर्स, ठीक है, तो मेरे पास इसको लेने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके, और मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे 2 को मिस नहीं कर सकता। तो टोटल 4 तरीके हैं, तो 4, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेना है। अब यहाँ से मैं कुछ लूँ या ना लूँ, क्योंकि यहाँ से अगर जैसे 2 हो गया या 2 का स्क्वायर, यहाँ से मैं कुछ भी ना लिया मानो, तो भी तो ये इवन फैक्टर है। तो यहाँ से मैं लूँ या ना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितने तरीके से ले सकता हूँ, 3 तरीके से, क्योंकि मैं 3 को लूँ या 3 का स्क्वायर लूँ या कुछ भी ना लूँ। टोटल मेरे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, ये एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन चला गया जहाँ पे मैं 2 को नहीं ले रहा था, वो वाला ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे 2 को लेना मैंडेटरी है, ठीक है। और इसको ले लिया तो अब तो मेरा चाहे आगे कुछ भी रहे मेरा इवन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे इसको लेने के 4 तरीके हैं, इसको लेने के 3 तरीके, और इसको भी लेने के 3 तरीके हैं। तो आपका ये इवन फैक्टर तो 100% बन जाएगा। तो बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, आपके टोटल 36 नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ गए। अब ऑड फैक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड फैक्टर के लिए ये भी बहुत आसान है। अब ऑड फैक्टर के लिए आपको इसमें से कुछ नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे 2 को नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ भी ले लिया ना, आपका 2 आ गया या 2 का स्क्वायर आ गया या 2 का क्यूब आ गया, 2 की पावर 4 आ गया, इसमें से कुछ भी आ गया, आके कुछ भी आया आपका, वो इवन बन जाएगा। लेकिन आपको चाहिए ऑड, मतलब आपको इसमें से अब लेना ही नहीं है, इसमें से नहीं लेना है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि मुझे नहीं लेना है 1, या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से आप कुछ लो ना लो, आपका वो ऑड ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने इसमें से ले लिया, मान लो इसमें से मेरे पास लेने के कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 3, या मैं कुछ ना लूँ, या मैं 3 को लूँ, और या मैं 3 का स्क्वायर लूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, कुछ भी ना लूँ, 5 लूँ, 5 का स्क्वायर लूँ। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे इसके 3 ऑप्शन है, और यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे नहीं लेना, तो टोटल 9 हो गए, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं ऑड फैक्टर, कुछ भी याद करना है नहीं याद करना है। तो बेसिकली 3 इंटू 3, ये आपके 9 हो गए। और आपको एक चीज और दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा भाई, इसमें कुछ फैक्टर इवन होगा या तो ऑड होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप देखो टोटल इसको 36 और 9 को ऐड कर दो तो आपका 45 ही आ जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑड फैक्टर्स आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ी क्या इसमें, कुछ भी नहीं। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है, तो इवन फैक्टर के लिए मुझे इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, या आप कह लो कि इसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं नहीं ले रहा हूं, बाकी इसमें से मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, सॉरी ये तो ऑड का बता रहा हूं ना, ऑड का तो ऑड में क्या है, मुझे 2 में से कुछ भी नहीं लेना है, मतलब b+1 c+1 और d+1, ठीक है। अगर मुझे इवन फैक्टर्स लिखने हैं तो आपको पता है भाई, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, और मेरे पास वो वाला ऑप्शन नहीं है, जो एक्स्ट्रा एक ऑप्शन था ना कि नहीं ले रहा हूँ, वो वाला ऑप्शन नहीं है अब। तो मतलब मुझे इसमें से कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, मतलब ए ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन थे ना, क्योंकि 2 को लूँ, 2 का स्क्वायर लूँ, 2 का क्यूब लूँ, 2 का 4 लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अब ए ही ऑप्शन है, a+1 ऑप्शन से नहीं है, तो ए ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे मेरे पास b+1 c+1 d+1 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ए ऑप्शन है, यहाँ पे b+1 c+1 और d+1 ऑप्शन है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, बेसिकली प्राइम फैक्टर में क्या होता है ना, हम इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ के एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। अब मुझे बस काउंट कर लेना कि कितना है, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही आपके प्राइम फैक्टर होते हैं। मतलब एक्सपेंड कर लिया, काउंट कर लिया कितना है, तो इसको ऐसे काउंट करने से बजाय सिंपल हम ऐसे पावर्स को ऐड करते हैं, 4 2 6 2 8, वही तो आ रहा है यहाँ पे भी 1, समझ रहे हो। तो बेसिकली प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें सिंपल इनके पावर्स को ऐड कर देना, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, इनके पावर्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे टोटल ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, आपके 8 आ जाएंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a+b+c+d, ठीक है। तो ये आपके जो फैक्टर्स है ना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 484, डिवाइजर मतलब फैक्टर्स जो इसको डिवाइड कर देना है कंप्लीटली, तो 484 को दैट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो बिना कोई वो किए, लेकिन मैं आपको वैसे भी करा दूंगा बेसिक तरीके से भी। अदरवाइज आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि 484 का डिवाइजर 484 होगा कि नहीं, 484 का डिवाइजर 484 होगा कि नहीं, होगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है,
हो सकता है और भी डिवाइजर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बिल्कुल, तो उनका मुझे सम बताना है, मतलब हो सकता है कि और भी डिवाइजर्स हो, मान लेता हूँ, ठीक है, उनको भी ऐड करके मुझे सम बताना है। तो 484 से तो बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, या तो 484, या हो सकता है कि कोई डिवाइजर ना हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 484 तो है परफेक्ट स्क्वायर 22 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी फाइनल आंसर वो 484 आएगा, या इससे बड़ा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। एक ही ऑप्शन है आपका, टिक मार के आप आगे बढ़ गए, ठीक है। बाकी मैं इसको करा दे रहा हूं कि करना कैसे। अभी तो मैंने आपको बताया कि बिना पेन उठा कैसे करना है इसको। अब देखो 484 क्या है, बेसिकली 22 का स्क्वायर है, लेकिन आपको 22 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, नहीं आपको किस फॉर्म में लिखना है, प्राइम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो 22 को मैं 2 इंटू 11 लिख दूंगा, तो बेसिकली ये क्या है, 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अब मुझे इसमें से ऐसा चीज बाहर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसी चीजें बाहर निकालनी है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप या तो 2 का स्क्वायर निकालो, मतलब 4 निकाल लो, या तो आप 11 का स्क्वायर निकाल लो जो कि 121 होता है, या आप 2 इंटू 11 का स्क्वायर निकाल लो पूरे होल का, जो कि 484 है, 22 का स्क्वायर। या आप कुछ भी मत निकालो, तो जो 1 आता है इसका फैक्टर 1 भी तो होगा, और 1 भी आपको पता है इसका फैक्टर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 1 एक और है आपके ऑप्शन। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, आपको इसमें से और क्या निकाल लोगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं निकाल पाओगे कुछ। आप 2 का स्क्वायर इंटू 11 थोड़ी निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो चीज 2 पेयर में होनी चाहिए ना। अब इसको जोड़ लो, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया, ये आपका 1 आ गया, और ये आपका 6 आ गया, तो 610 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक है, बाकी यहाँ पे बेसिक नहीं लगाना था आपको, ऐसे ऐसे उड़ा देना था, ठीक है। कोई भी आपको मुश्किल नहीं हुआ होगा। जैसे अब यहाँ पे पूछा है द सम ऑफ द ऑड डिवाइजर्स ऑफ 216। 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 6 को आप ऐसे 6 के क्यूब के फॉर्म में तो लिखोगे नहीं, मतलब 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपका 2 का क्यूब और 3 का क्यूब आ जाएगा। अब आप एक बात ये समझो ना कि आपको ऑड डिवाइजर्स लेने हैं। ऑड डिवाइजर्स लेने वाले अगर आप इसमें से कुछ ले लिए ना, तो आपकी बत्ती वो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि यहाँ ये तो आपका इवन बना देगा। मतलब आपको इसको नहीं लेना है, आपको इसको लेना है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास 2-3 ही ऑप्शन है। या तो आप कुछ भी मत लो, 1 ले लो, 1 आ गया, या 3 आ गया, या 3 का स्क्वायर आ गया, 3 का क्यूब आ गया। यही तो आपके पास कॉम्बिनेशन है, और कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं जिसके साथ आप कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। अगर होता तो बना सकते थे, लेकिन आपको इसके साथ बना नहीं सकते, मतलब आपके पास सिर्फ ये बचा है, क्योंकि इसको बना दे तो ये आपका इवन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शन है, ठीक है, और वही आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स है। 1 है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, और 3 का क्यूब है, और इन्हीं का आपको सम बताना है, क्योंकि ये ऑड डिवाइजर्स है। तो 27 प्लस 9 36, और 36 4 आपके 40 हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको बहुत ही आराम से उड़ा दोगे, आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि P and Q आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल हुज रेडियाई आर 7 and 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल मीट्स PQ एक्सटेंडेड एट ए डिवाइड्स PQ इन किस फॉर्म में। तो जैसे ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये आपका क्या है, PQ इनका सेंटर है, ये P है, ये आपका Q है। हमने PQ को कर दिया एक्सटेंड, PQ को कर दिया एक्सटेंड, ठीक है, PQ को कर दिया मैंने एक्सटेंड, ठीक है। और यहां से एक ये जा रहा है कॉमन टेंजेंट जो यहां पे मीट कर रहा है ए पे, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है जो कि ए पे मीट कर रहा है। तो आपको बताना है कि ए PQ को किस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको अगर मैं थोड़ा सा चीजें दिखाऊं, तो आपको पता है ना कि ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अगर मैं रेडियस को ज्वाइन करूं टेंजेंट, जहाँ पे जिस पॉइंट पर टेंजेंट करो तो 90 डिग्री पे कट करता है। ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपको पता है रेडियस जो है वो 7:3, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ना, कि आपको पता है ये दोनों ट्रेंगल जो है ना वो सिमिलर है, ठीक है। तो इनका अगर इसका रेशियो 7:3 है, तो आपको पता है ये पूरा 7 होगा, ये भी 7:3 में ही होगा। इतनी बात तो पता है ना आपको, ये 7 है, ये 3 है। साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये 7 है पूरा, और ये आपका 3, 7:3 में ही रहेगा, क्योंकि ये आपके सिमिलर ट्रेंगल्स है, ठीक है। अब पहली बात तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो ए है ना, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है PQ को, क्योंकि अगर PQ के बीच में ए होता ना तो ये इंटरनली डिवाइड करता, लेकिन ये PQ के बाहर है ए, मतलब ये आपको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर मुझे रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो
P और Q है, यहाँ पे A डिवाइड कर रहा है, तो A किस रेशियो में डिवाइड करेगा? आपको A से P की दूरी देखनी रहती है और आपको A से Q की दूरी देखनी रखनी है, तो ये इस रेशियो में, जैसे P से A की दूरी मान लो 2 है और A से Q की दूरी 1 है, तो बेसिकली 2:1 में डिवाइड करेगा A। तो आपको जहाँ से A जो पॉइंट है ना जो डिवाइड कर रहा है, वहाँ से P की दूरी देखनी है, वहाँ से Q की दूरी देखनी है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मान लो जैसे पी क्यू है और यहाँ पे मान लो ए है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्योंकि पी क्यू के बीच में आ नहीं रहा, तो भी आपको जो दूरी देखनी है ए से पी की दूरी देखनी है और ए से क्यू की दूरी देखनी है। समझ गए? तो मैंने आपको क्या बताया कि ये पूरा जो है, ये पूरा थोड़ा मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, ये पूरा आपका 7 होगा, रेशियो की बात कर रहा हूं, और ये पूरा आपका 3 होगा। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि भाई ये 7 है, ये 3 है, और मैंने आपको बताया ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के रेशियो के बराबर है, तो ऑब्वियस है इस ट्रायंगल की साइड ये और इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ये है, तो 7:3 होगा। साथ में आपको दूसरी बात पता है कि ये ए जो है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब इंटरनली वाले तो गलत हो गया, ये इंटरनली वाला तो गलत हो गया, एक्सटर्नली डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पी क्यू के बीच में ना के बाहर आ रहा है। इतनी बात क्लियर? और मैंने क्या बोला कि अगर आपको, चलो एक्सटर्नली वाला तो ऑप्शन हो गया, अब कैसे नापोगे? आप ए से पी की दूरी नापोगे जो कि आपको 7 दिख रही है, और ए से आप क्यू की दूरी नापोगे जो आपको 3 दिख रही है। तो बेसिकली ए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 7:3 में। आपको ए से पी की दूरी देखनी है और ए से आपको क्यू की दूरी देखनी है। तो क्या हो गया आंसर मेरा? एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो आपको ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब एक बार हम सेक्शनल फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और पी एक पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस p जो कोऑर्डिनेट है ना x, y, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताते हैं? देखो, सबसे पहले तो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना उसको नीचे लिख लो, m+n। ये बात समझ में आ गई? अब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको y कोऑर्डिनेट नहीं देखना, आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखना है। ठीक है, जैसे मतलब आपको ये वाला पोर्शन देखना है, ये वाला। अब कैसे करना है? m को इधर देखो, m आपका लेफ्ट साइड है ना, तो आपको राइट साइड जाना है, mx2 प्लस nx1, क्योंकि आपको सिर्फ x वाला देखना है, y वाला देखना ही नहीं है अभी। x निकालने के लिए क्या करना है? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n तो रहेगा ही दोनों जगह। अगर मुझे y निकालना है तो मुझे x को नहीं देखना, x को नहीं देखना है, तो y निकालने के लिए क्या करूंगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m+n तो है ही। तो ये आपका होता है सेक्शनल फॉर्मूला। और आपको पता है एक चीज और पता है कि यहाँ पे p जो है a और b को इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि उसके बीच में है। एक्सटर्नली के लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा x और y का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट लिखूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे पहले आपको दो क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको m कोऑर्डिनेट्स बताना है, मतलब m का x, y बताना है। m आपका बेसिकली x, y होगा, तो आपको ये x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो इसको और इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि क्या जो ये पॉइंट है ना m वाला, क्या इस वाले लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं। तो इसको अभी आप बाद में देखना। ठीक है, अभी आप ये m पॉइंट निकाल लो। तो m पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहला क्या बताया, बेसिकली आपको x, y निकालना है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, ये x, y आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका y, डायरेक्ट लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया है, आप दिख रहा होगा कि दोनों में नीचे m+n है, और m क्या है आपका, m/n है। तो बेसिकली नीचे क्या आएगा, m/n, मतलब नीचे आपके 2/3, नीचे आपका ये 5 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा दोनों जगह। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ, नीचे 5 आ गया। इसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि आपको जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो आपको ये y वाला नहीं देखना, y वाला मत देखो, y वाला देखना छोड़ दो, ये आप मत देखो, आपको सिर्फ x देखना है। और x कैसे देखना है? 2 और बाद वाला और फिर 3 पहला वाला। जैसे मैंने क्या बोला था, mx2 और nx1। ठीक है, तो 2 और ये बाद वाला -3, मतलब -6 हो गया, -6 हो गया। और प्लस क्या करना है आपको, 3 इंटू पहला वाला 3 दूनी 6, तो आपका +6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका -6 और यहाँ पे +6 हो गया, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, तो आपका +6 हो गया। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, अब आपको y वाला नहीं देखना, सॉरी x वाला नहीं देखना, आपको y वाला देखना है। मतलब आपको ये चीज नहीं देखनी है, अब आपको ये चीज नहीं देखनी है, ये चीज। ठीक है, कैसे करना है, 2 इंटू बाद वाला 2 इंटू 6 12 हो गया। ठीक है, 12, और प्लस में क्या हो गया आपका 3 इंटू 1, प्लस 3 इंटू 1 हो गया, मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो +3 हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली आपका क्या आया है, आपका 0,3 आया है। ठीक है, यही तो आ रहा है भाई, 0,3 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड बस।
पानी पी लो। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 0,3 ये तो आपका आंसर आ गया, ये आपका एम आ चुका है एम। अब आपको बताना है कि 0,3 क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इस पे लाई कर रहा है कि, तो सिंपल आपको क्या करना है ऐसे करने के लिए ना, सिंपल ये एक्स कॉमा वाई है ना, ये एक्स कॉमा वाई है, तो सिंपल आपको ये एक्स वाई की वैल्यू डाल के देख लेना है कि क्या इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है कि, मतलब आपको वाई की जगह वाई मतलब 3 डाल देना और एक्स की जगह आपको 0 डाल देना और देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आपने इसको डाल दिया, 5 वाई की जगह आपको 3 डालना है और एक्स की जगह आपको 0 डालना है, देखना है क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आपका इस पे लाई भी करेगा। ठीक है, तो मतलब लाई करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक्सटर्नली वाले के लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है ए और बी पॉइंट है, मान लेता हूँ ए आपका 4,5 है और वाई आपका 7,-1 है। ठीक है, ये कह रहा है ये आपका ए है, ये आपका बी है। एंड पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इंटू 4:3, मतलब एक्सटर्नली मतलब ये जो आपका आएगा ना ये बाहर आएगा, अंदर नहीं आके बाहर आएगा। मान लेता हूँ सी आपका यहाँ पे आ गया, सी। ठीक है, सी आपका यहाँ पे आ गया, जिसका मान लेता हूँ कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और 4:3 में कर रहा है। तो मैंने बोला 4:3 में कर रहा है, तो आपको यहां से ए की दूरी और यहां से आपको बी की दूरी यहाँ पे 4:3 दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझे बता दो, अगर यहां से यहाँ की दूरी 4 है और यहां से यहाँ की रेशियो 3 है, तो ये आपका 1 आएगा कि नहीं भाई, 4 में से 3 घटा दो तो आपका 1 आ गया। तो आपको मतलब ये समझना है कि ये बेसिकली 1:3 आ चुका है। फिर से समझा दो, फिर से समझा रहा हूँ। सी बेसिकली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 4:3 में, मतलब सी की ए से दूरी 4 है और सी की बी से दूरी 3 है, तो भाई ये पूरा 4 है, ये पूरा 3 है, तो ये पूरा 1 आ जाएगा कि नहीं। तो ये 1:3 आ गया कि नहीं, आप ये बता दो। ये 1:3 आ गया, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि बी जो है वो ए और सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:3 में, कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। और अब आपको पता है भाई कि ये बी, आपको पता है ना कि ये कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली आपका x था, ये आपका y था, 1 × x, 3 × ये वाला x अपॉन 1 + 3, ये आपका ये 7 आ जाएगा। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकालना है मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मुझे बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है ना, मुझे ये x1 की वैल्यू पता है, मुझे ये x2 और y2 की वैल्यू बस निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। तो कैसे निकालना है ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे 7 की वैल्यू पता है और मुझे पता है कि मैं यहाँ से 1 और ये x वाला देखूंगा, मतलब x दिख रहा है मुझे, प्लस मैं क्या देखूंगा, 3 × ये 4 देखूंगा, क्योंकि मुझे y वाले को देखना ही नहीं है। ठीक है, प्लस 3 × 4 मतलब 12 हो गया, और डिवाइड बाई, मैंने बोला था m+n कर देना, मतलब 1 + 3 कर देना, मतलब 4 कर देना, डिवाइड बाई 4। यहां से मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, 28 - 12 आपके कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y की वैल्यू मुझे -1 यहाँ पे दे रखी है, आप देखो यहाँ पे -1 दे रखी है। ठीक है, तो यहीं पे निकाल दे रहा हूं, -1 = 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू, मुझे y x वाला नहीं देखना, मुझे y देखना है, तो y प्लस 3 × 5 मतलब 15 डिवाइड बाई वही 4, तो यहाँ पे -4 और +15 उधर चला जाएगा तो -19 आ जाएगा। ठीक है, -4 और y = -19, तो y आपका -19 आ चुका है। तो यहाँ पे x, y 16, -19 आ चुका है। समझ रहे हो, मतलब अगर एक्सटर्नली भी दिया है ना, तो उसको हम इंटरनली वाले तरीके से ही करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। The center of two circles are 36 centimeter apart. If the radii of these two circles are 15 and 9 respectively, then what is the sum of the lengths of the direct common tangent and transverse common tangent? तो मैंने आपको 4 बार बताया है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो d² - r - r का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो d² डिस्टेंस 36² माइनस r - r मतलब दोनों का डिफरेंस 15 और 9 का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, 6 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स में क्या होता है, वो जो r - r था वो r + r हो जाता है, मतलब 36 का स्क्वायर रहेगा, माइनस रहेगा, लेकिन r - r की जगह r + r हो जाएगा, मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 30 × 42 और ये हो गया आपका 60 × 12। ठीक है, तो यहां से मैं 6 को कॉमन निकालू, 6 कॉमन निकाला भी है। तो यहाँ पे √35 आ चुका है और यहां से मैं 6 को कॉमन निकालूं तो कितना आ चुका है, 6 नहीं 36 निकालो तो वो 6 बन जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, 20 बन जा रहा है। ठीक है, तो 6√35 आपको यहाँ पे 6√35 दिख रहा है, 6√35 दिख रहा है। और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ से वैसे वो भी कॉमन निकल सकता है ना, आपका 4 इंटू 5 है, तो 4 को बाहर निकालो 2 बन जाएगा, मतलब 12 रूट आपका क्या बन जाएगा 5। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 12√5, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसफर बता दिया था, दोनों टच कर रहे हैं तो 2√RR होता है, भी बता दिया था मैंने। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली क्या दिया रहेगा ना, आपको डी दिया रहेगा और R1 R2 दिया रहेगा, और आपसे पूछ रहेगा कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगे, कॉमन टेंजेंट बनेंगे, वो आपको बताना है। कैसे पता लगाओगे? तो अगर डी जो है ना वो R1 R2 से ज़्यादा है, जैसे अगर मैं आपको 2 सर्कल बनाऊँ, ये 2 सर्कल है, ठीक है, ये मानो इसके सेंटर्स हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है डी क्या है, डी आपका ये पूरा डी है। ठीक है, और R1 R2 क्या है, R1 R2 देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। ठीक है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो आप, और ये पूरा डी है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा यहां से यहां तक ये आपका डी है। तो आपको दिख रहा होगा डी यहाँ पे ग्रेटर देन R1 R2 है, आपको दिख रहा है ना ये। और अगर ऐसा फिगर, मतलब आपके जो दोनों सर्कल है ना वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, मतलब बाहर बाहर बनेंगे, टच वगैरह नहीं कर रहे और बाहर है और टच नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आपके कितने टेंजेंट बनते हैं? आपके 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनते हैं और 2 कॉमन टेंजेंट। जैसे ये आपका 2 कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स बनता है। ठीक है, तो मतलब आपसे अगर ये वाली कंडीशन है तो बेसिकली आपका सर्कल बाहर रहेगा, आउटसाइड, विदाउट टचिंग। तो आपके टोटल 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा और 2 आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगा। ठीक है, अगर d इक्वल टू R1 प्लस R2 तो ये बेसिकली आपका ऐसा फिगर बनेगा, ये आपका है फिगर और ये है आपका फिगर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये है। ठीक है, अब इस केस में आपको दिख रहा होगा ये आपका d है। ठीक है, ये पूरा d है और आपको साथ में दिख रहा होगा कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो जो d है ये R1 प्लस R2 के बराबर है। तो अगर ऐसा केस है, मतलब ये सर्कल टच कर रहे हैं, सर्कल टच एक्सटर्नली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो आपको पता है इसमें कितने, 2 कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स, कौन से 2 कॉमन, ये ट्रांसवर्स ही, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, बाकी आपको पता है 2 कॉमन टेंजेंट और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अगर डी लेस देन R1 R2 है, ये किस केस में होगा, ये इस वाले केस में होगा, ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है, इस केस में जो आपका डी है वो ये है, और आपका R1 R2 क्या है, आपका R1 ये है और आपका R2 ये है, तो आपको दिख रहा होगा डी जो है लेस देन R1 R2 है, तो इस केस में आपका सिंपल 2 कॉमन टेंजेंट बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा इस केस में ना, और यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे या बाहर रहेंगे, कितने कॉमन है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर डी इक्वल टू R1 R2 है, ये किस केस में होगा, ये इस वाले केस में हो रहा है बेसिकली, ये आपका ये है और ये आपका अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मानो सेंटर है ये। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं, तो ये आपका R1 है और ये मानो सेंटर है इसका, ये R2 है और ये क्या है, ये D है। तो आपको दिख रहा होगा D क्या है आपका, R1 माइनस R2 है, D इक्वल टू R1 माइनस R2 है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, सर्कल टचिंग इंटरनली, सर्कल टच इंटरनली, तो यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, ये वाला टेंजेंट नहीं होता है, ये वाला। ठीक है, अगर इससे कम है तो इससे कम होगा, तो बेसिकली आपका सर्कल के अंदर सर्कल हो जाएगा, सर्कल के अंदर सर्कल होगा। ठीक है, और टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ये बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे एरो करके बना दे रहा हूँ कि ये बेसिकली ये वाली कंडीशन है, ये आपकी बेसिकली ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका सर्कल अंदर है और यहाँ पे नो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, नो कॉमन टेंजेंट। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। तो भाई आप इसका 6th रूट तो निकालोगे नहीं, इसका आप 3rd रूट तो निकालोगे नहीं, इसका आप 6th रूट या आप 4th रूट तो निकालोगे नहीं। आपको कैसे करना है, आपको जैसे आपको एक बात पता है कि इसे अगर 7 और 5 में 7 बड़ा है तो 7 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ऑब्वियसली ये भी बड़ा रहेगा। ठीक है, आपको पता है 10 और 5 में 10 बड़ा है तो 10 की पावर 25 कर दो और 5 की पावर 25 कर दो, तो आपका यही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे, उसके बाद कंपेयर करें। तो मैंने क्या किया, ये 1/6 जो है ना,
1/3, तो इसको मुझे हटाना है और सब में से हट जाए तो 6 3 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो मैं इसको सबकी पावर 12 कर दूंगा। सबकी पावर मैंने 12 कर दी। तो कैसे करूंगा? सबकी पावर 12 कर दिया बेसिकली मैंने सबकी पावर 12 कर दी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ये एक सेकंड रुक जाओ। तो ये आपका 125 का स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि पावर 12 कर दिया था। ये आपका 11 की पावर 4 बन चुका है। ये आपका 12 की पावर 2 बन चुका है और ये आपका 5 की पावर 3 बन चुका है। अब 125 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको बताया था अगर किसी के भी लास्ट में 25 हो ना, सॉरी 5 हो, किसी के भी लास्ट में 5 उसका स्क्वायर निकाला तो सबसे पहले हमें 25 लिख लेना है और फिर ये जो 12 लिखा है ना, 12 इंटू 13 मतलब एक बढ़ा के करना है, ठीक है। जैसे अगर मुझे 45 का निकालना है तो मैं 25 लिख दूंगा और 4 इंटू 5 20 लिख दूंगा, तो ये इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो 12 इंटू 13 करूंगा 144 में 12 करूंगा 156 आ जाएगा, तो ये आपका इतना आ गया। ये आपका 14641 होता है, ये आपका होता है 144 और ये होता है आपका 125। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ये बड़ा हो गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात को? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो देखो आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, और ज्यादा भी दिमाग नहीं, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है ना कि 17 माइनस 12 होता है 5, 11 माइनस 6 तो है 5, मतलब जो डिफरेंस है ना 17 और 12 का और 11 वो सेम आ रहा है। तो आप ऐसी कोई वैल्यू मान सकते हो जिसका डिफरेंस सेम आ रहा है, उसमें देख लो सेम पैटर्न पे कि कौन सा छोटा है, वहां से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर मुझे करना रहता ना, ऐसे सामने आ गया अचानक से, तो मैं क्या करता? मैं करता डिफरेंस मुझे सेम रखना है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 5 का है ना, मुझे वैसा डिफरेंस सेम रखना है और मैं ऐसी वैल्यू गेस करता जिनकी मुझे वैल्यूज पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता ना, मैं √2 माइनस √1 और √3 माइनस √2 इसको कंपेयर करता, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन सबकी वैल्यूज पता है। इसकी वैल्यू होती है, और देखो डिफरेंस दोनों में 1 1 का है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1.41 और इसकी होती है 1, इसकी होती है 1.73 और इसकी होती है 1.4। मुझे घटाना है, इसमें ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0.41 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0.32 आ जाएगा। तो आप बता दो कौन सा बड़ा है? आपको दिख रहा है ये वाला बड़ा है इसके कंपैरिजन में। मतलब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एक है, मतलब छोटे नंबर से, यहाँ पे 3 2 है बड़े नंबर से, तो जो छोटे नंबर्स वाले हैं वो हैं बड़े। तो यहां से मैं इसको रिलेट कर देता और मुझे दिख जाता छोटे नंबर्स वाले बड़े हैं, मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करने का ओरिजिनल तरीका बता दूं, वो भी है। वो कैसे करेंगे? अच्छा एक बात मुझे बता दो, जैसे मान लो 2 और 5 में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। तो अगर मैं 1/5 और 1/2 में पूछूं कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियस है ये वाला बड़ा होगा। मतलब जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/√17 माइनस √12 और यहाँ पे 1/√11 माइनस √6 ले लिया। आपको इस तरीके से करना है, मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, √17 प्लस √12 हो गया है, अपॉन √17 प्लस √12 हो चुका है नीचे भी। यहाँ पे √11 माइनस प्लस √6 हो चुका है, यहाँ पे नीचे भी √11 प्लस √6 हो चुका है, ठीक है। और मुझे पता है जो बड़ा आएगा वो छोटा रहेगा, जो छोटा आएगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है। तो नीचे तो आपको 5 आ गया, ऊपर सिंपली आपका √17 प्लस √12 आ चुका है और नीचे 5 आ चुका है, और यहाँ पे √11 प्लस √6 अपॉन 5 आ चुका है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे √12 17 और 12, यहाँ पे 11 6, तो ऑब्वियस आपको दिख रहा है ये बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियस है ये छोटा होगा, और ये छोटा है तो ऑब्वियस है ये बड़ा होगा रेसिप्रोकल। तो ऐसे भी आप इसका प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली कंपेयर कर देना है ऐसे। अब इसमें मुझे निकालना है कि इसमें कौन सा बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने अगर मैं आपको क्या बताया कि जैसे अगर दो नंबर हैं 7 और 5, तो अगर ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, जिसका स्क्वायर बढ़ाएगा वो नंबर बढ़ा। तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, प्लस 2√35 हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 प्लस 2√32। अब आप इसको इसको कंपेयर करो तो 12 12 दोनों में आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है, 32 आ रहा है, तो ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये तो इसका तरीका है। अदरवाइज आप सिंपली याद कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्ली, अगर अगर ये 7 5 मिलके 12 मतलब बराबर बना रहे हैं, यहाँ पे 8 4 12 बना रहे हैं, 7 5 12 बना रहा है। अगर बराबर बना रहे हैं तो सिंपली आपको ये देखना है कि 7 5 6 35, 8 चौक 32 कौन सा बड़ा है, 35 वाला बड़ा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन आपको रटना नहीं है। आप बेसिक पता है ना कि हमें स्क्वायर करके चेक करते हैं, तो जब आप स्क्वायर नहीं करोगे, आपको पता है कि मैं जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर 7 5 12 8 4 12 प्लस 2ab में 2 भी कॉमन है, मतलब मुझे ए बी वाला टर्म देखना है कि कौन सा बड़ा आ रहा है। तो आपको दिख रहा है 7 5 35 8 चौक 32, ये बड़ा आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सिंपली ए बी में कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई ये 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 8 प्लस 4, ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,3, इस बार सेचेसल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो सीजीएल में भी आ सकते हैं। ठीक है, 2,3 ये सेंटर है, टचेस द लाइन, देखो लाइन को टच कर रहा है, कोई भी सर्कल किसी लाइन को टच करता है तो बेसिकली वो उसका वो टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक टेंजेंट है, बेसिकली इस लाइन की बात हो रही है, और इस लाइन की इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आपको रेडियस निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से इस पर ड्रॉप कर दूँ ना, तो ये परपेंडिकुलर, अभी हमने ऊपर देखा कि अगर मैं रेडियस को टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पर अगर ड्रॉप कर दूँ तो परपेंडिकुलर रहता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है ना, मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है यही है रेडियस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो डाल देंगे। कैसे करते हैं वो फॉर्मूला बहुत आसान है, ये आपका एक्स कॉमा वाई ही तो है, तो इस एक्स और वाई की वैल्यू मुझे इसमें डाल देनी है यहाँ पे, और एक्स वाई में, और नीचे क्या करना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे करना मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट लाइन में आपको फॉर्मूला भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल 2,3 को मुझे यहाँ पे एक्स और वाई में डाल देना है, मतलब 4x की जगह मुझे 2 डाल देना है, और y की जगह मुझे 3 डाल देना है, और ऐसे ही रहने देना है। डिवाइड में क्या करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आपका x का कोफिशिएंट होता है जो कि ये है, और y b आपका y का कोफिशिएंट होता है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मॉडल लेंगे क्योंकि हमें जो डिस्टेंस निकालते हैं वो एक हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पे 3 क्या है 9 और 2 मतलब 2 आ रहा है, बेसिकली 9 माइनस 7 2 आ रहा है, मतलब 8 प्लस 2 10, और नीचे आपका 5 आ रहा है, तो बेसिकली 10 डिवाइड बाई 5 आपका कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे बताना है a1 और b1 का इस लाइन से, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करना है, मुझे a की जगह सॉरी x की जगह a1 डाल देना है x और y की जगह मुझे ये और ये वाली वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आपका हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c। ठीक है, इसका लेंगे मॉड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये चीज जो है, ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ले लेंगे मॉड, तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। कभी कभी क्या होगा, आपको दो पैरेलल लाइन दी रहेंगी, जैसे आपको दो पैरेलल लाइन दी और आपसे पूछा कि इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ए प्लस बी और ये ए और बी सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मानो लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और आपको लिखा है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू लिखा है 80, मान लो ऐसे लिखा है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये कि आपको इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको भी 2 और 3 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो आपको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है अगर पैरेलल लाइंस है तो। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको जो सेकंड वाली इक्वेशन इसको आपको कन्वर्ट कर देना है, कैसे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका, आ जाएगा 12, सॉरी 9 आ जाएगा, 9 2 से डिवाइड कर दिया ना मैं, तो ये आपका आ गया 9। अब आपको इसको इसको देखना है, इसको और इसको देखना है, तो आपको ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी1 के फॉर्म में दिख रहा है, ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी2 के फॉर्म में दिख रहा है, तो अब आपको निकालना है, तो आपको इस वाले फॉर्मूला का भी यूज करना है। कैसे, आपको पता है ये सब तो बराबर है, तो मतलब c1 माइनस सी टू, इसका होता है c1 माइनस सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड ले लेंगे। तो जैसे अगर मुझे इन दोनों लाइन के बीच का निकालना था, मान लेता हूँ इन दोनों लाइन के बीच का निकालना है, ये लाइन और ये लाइन, तो c1 माइनस सी टू आपको दिख रहा है, c2 माइनस 7 कर दो, मॉड लेना है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है, डिवाइड में रूट का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल BD इक्वल टू 6 2। और एक बार बना ही लेते हैं ना, जैसे ABCD आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो बना देते हैं। कैसे बना दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बना दो। आपका ये ABCD दे रखा है और आपको BD दे रखा है 62। ये आपका 62 दे रखा है। AL परपेंडिकुलर है BD, ये आपको AL दे रखा है। और ये आपको क्या दे रखा है CM, ये आपको CM दे रखा है। ये भी आपका परपेंडिकुलर है, जिसकी लेंथ दे रखी है 14.3 और इसकी आपको दे रखी है 17.7। अब आपको एरिया बताना है, तो आप एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, यहाँ पे भी आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो इसका निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, इसका निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, तो आपको हाफ कॉमन दिख रहा है, साथ में आपको बेस भी कॉमन दिख रहा है। तो हाफ बेस आप कॉमन ले सकते हो, हाफ बेस कॉमन ले लो और H1 प्लस H2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ बेस 62 को भी मैं कॉमन ले लिया और H1 प्लस H2 आपका कितना आ रहा है, दिख रहा है आपको 14.3 और 17.7, 17 और 14 होता है 31 और आपका 7 3 मतलब 1 मतलब 32 हो गया। ठीक है, तो इंटू 32 तो आपका ये चला जाएगा 16, 16 दूना होता है 32, हाथ लगा दिन, 16 छक्का 96, 96 3 99। ठीक है, तो आपका ये 992 है। वैसे इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, आपको थोड़ा बहुत दिमाग में भी ऐसे आप इमेजिन कर सकते थे कि हाँ मुझे दिया ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है, BD डायगोनल है, AL इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कॉमन आ रहा है, H1 H2 डिफरेंट आ रहा है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। थोड़े बहुत हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं जहां पे आप थोड़ा बहुत अटकते हो वो बस। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल ओनली पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स हाफ इंटू D1 इंटू D2 इसका एरिया होता है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, मैंने आपको बताया कि आपको इसको हेक्सागन के फॉर्मूला की तरह याद नहीं करना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो हेक्सागन होता है ना वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनकर बनता है। ये जो आपका हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना तो मैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा। तो 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कहता है, बस आपका आ गया। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अदरवाइज भूल जाओगे आगे जाके, लेकिन इस तरीके से आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, फ्रस्टम का क्या होता है, देखो कोन जैसा होता है, बस आर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे CS से मुझे फ्रस्टम का निकालना है, कोन का क्या होता है पाई आर एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की जगह मुझे बेसिकली आर प्लस आर लिख देना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या निकाला, तो CS तो नहीं रहेगा ही, CS क्या है पाई आर प्लस आर एल है, प्लस यहाँ पे आपको अब दो चीज दिख जाती है, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आर है, कैपिटल आर है, और ये आपका बेसिकली स्मॉल आर है। तो आपको CS से निकालना है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो फेस है, एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पाई को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी सेम कौन जैसा होता है, कौन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बस आर स्क्वायर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। आर को कैसे मॉडिफाई करूंगा, ऐसे, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आपको याद रखना है फ्रस्टम का ये सारी चीजें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम एन एन एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू पी आर एंड क्यू आर। ठीक है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। और M N S ये मिड पॉइंट है। तो आपको एक बार बता दूं, जब भी ये मिड पॉइंट होते हैं ना तो इसको आप मिला दो एक बार। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका, ये पूरे बराबर बराबर एरिया रहेंगे। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट कह लो, कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, ये समझ लो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है या ये इसके, सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एकदम। ठीक है, हाँ,
तो मैं कहाँ पे था? मैं कहाँ पे था? हाँ ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे पी क्यू आर, इस पूरे का एरिया मुझे पता है कि 46 है, पूरे का एरिया पता है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? 46/4, 46/4, 46/4, 46/4, क्योंकि भाई 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है एरिया ऑफ एम एन आर क्यू। एम एन आर क्यू मुझे इसका, तो यहाँ पे कितने 3 पार्टीशन ही तो है, ठीक है। तो बेसिकली इसका एरिया कितना हो जाएगा? 46/4, ये एक का एरिया हो गया, और मुझे 3 का निकालना है, ठीक है। 36 18 हाथ लगा, एक 34.5। और एक भी चीज़ और बता दूं आपको, जैसे आपने जब इतना किया ना, इतना, तभी आपको पता हो जाना चाहिए था। वैसे ये पूरी तरह से जा नहीं रहा, तो आपको देखो, एक बात समझो कि जब हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो या तो पूरी तरह चला जाएगा, और आपको दिख रहा है 38 पूरी तरह नहीं जाता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। और हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, या तो पूरी तरह चला जाएगा, या तो 0.25 आएगा, या तो 0.5 आएगा, या तो 0.75 आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये भी नहीं आ सकता, फिर एक ही ऑप्शन बच गया, समझ रहे हो? तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 4 से डिवाइड करने पे आपका या तो 0.25 आएगा, या तो 0.5 आएगा, 0.75 आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी, ये आपको दिख रहा है पूरी तरह से डिवाइड कर नहीं रहा, 0.6 आ नहीं सकता, 0.5 बच गया, ठीक है। ऐसे मतलब सोच सकते हो थोड़ा सा। यहाँ से मैं 2 रिजल्ट आपको और दिखाऊंगा। मान लो अगर आपका ये ए बी सी है, ये आपका डी ई जो है वो पैरेलल लाइन से, मतलब ये इसके पैरेलल है। डी ई जो है वो आपका पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से रिजल्ट बनता है क्या? ए डी अपॉन ए इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, या आप ऐसा भी कह सकते हो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों रिजल्ट आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रिजल्ट लिखूँ, तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ए ई अपॉन ए सी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। दोनों रिजल्ट आपके सही हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि के बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, तो आपको ये बताना है कि किससे डिविजिबल है। तो आपको इसको थोड़ा सा ना तोड़ के लिखना है। तोड़ के लिख लो, कैसे लिखोगे? थोड़ा सा तोड़ के लिखो। तो मैंने क्या किया, के को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब के की पावर 32 मैंने 1 बचा, तो के की पावर 32 को मैं बेसिकली के की पावर 16 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह देख रहा हूँ। तो आपका ये के की पावर 16 प्लस 1 बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब के की पावर 16 माइनस 1 बन चुका है। अब के की पावर 16 माइनस 1 को मैं फर्दर तोड़ लेता हूँ, के की पावर 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका के की पावर 8 प्लस 1 और के की पावर 8 माइनस 1 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा, के की पावर 4 प्लस 1, के की पावर 4 माइनस 1 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा, तो के का स्क्वायर प्लस 1 और के का स्क्वायर माइनस 1, तो के का स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर डिवाइड करूंगा के प्लस 1 और के माइनस 1 में। अब मैं इन तीनों को देखता हूं, इस सॉरी इसको इस सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं इसको इसको और इसको उठा लेता हूं एक बार, और बाकी को ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। तो मैंने के को उठा लिया, मैंने के प्लस 1 को उठा लिया, और मैं के प्लस के माइनस 1 को उठा लिया, बाकी हम देख लेंगे बाद में। के माइनस 1 को उठा लिया, ठीक है, बाकी देख लेंगे। और के कैप बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं 3 को मान लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे आपका 3 प्लस 1 4 होगा, और यहाँ पे आपका 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपको दिख रहा है 4 दूनी 8 3 24, तो 24 क्या है? 24 इसकी वैल्यू आ रही है मिनिमम, ठीक है। आप आगे करोगे तो और आएगा, लेकिन आपको बस कोई एक निकाल लो, बाकी अपने आप, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस एक देखनी। तो मतलब यहाँ पे 24 तो इसको पूरी तरह से, क्योंकि भाई इसके आगे भी आएगा, लेकिन 24 तो ऑलरेडी आ चुका है कॉमन, तो 24 इसका एक फैक्टर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपको दिख रहा है ए माइनस बी तो 1 हो गया, और ए प्लस बी आपका 195 आ रहा है। यहाँ पे भी ए माइनस बी तो 1 आ रहा है, प्लस आपका ए प्लस बी 191 आ रहा है। मतलब 1 तो कोई मतलब नहीं, 1 लिखो ना लिखो, तो बेसिकली ये आपको कितना आ रहा है? ये आपका सिंपली 195 आ रहा है, प्लस ये आपका सिंपली 191 आ रहा है, ये आपका सिंपली 187 आ रहा है, और ऐसे ही आपका ऐसे आ रहा है, और ऐसे आपका ये भी आ जाएगा कितना? 23 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है ना, इसको 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 अगर मैं लिखूं, तो बेसिकली ये ऐसी सीरीज बन रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, और ये आपका 23 बन जा रहा है।
ये आपकी एक एपी की सीरीज है, एपी की, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, कितने टर्म्स आने, क्योंकि हमें दिया नहीं है टर्म्स। तो कम टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, आप पता है जो लास्ट टर्म होता है ना, या nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। ए पहला टर्म है और डी इसका कॉमन डिफरेंस है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस -4 है, क्योंकि ये -4 हो रहा है, ठीक है। तो साइन के साथ लेते हैं तो -4 हो रहा है। तो nth टर्म आपका क्या है, 23वां nth टर्म है। पहला टर्म क्या है, 195 प्लस n माइनस वन, मुझे नहीं पता है n की वैल्यू। डी मुझे पता है कि माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है क्या, -4 दे रखा है। तो मैं इस पूरे को लेफ्ट साइड भेज देता हूँ, इसको राइट साइड भेज दे रहा हूँ, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 4n माइनस वन इक्वल्स टू 195 माइनस 23, जो कि आ रहा है 172। तो यहाँ से n माइनस वन की जो वैल्यू आ रही है वो 4 3 आ रही है, मतलब n की वैल्यू आपकी 44 आ रही है, मतलब 44 टर्म है। और मुझे पता है, मुझे पहला टर्म पता है, आप देखो ना, पहला टर्म पता है, मुझे आखिरी टर्म पता है, मुझे टोटल टर्म पता है 44। तो जब मुझे पहला आखिरी टर्म पता होता है और मुझे n पता होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी कल मैंने बताया था, कल या परसों, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 a प्लस एल, मतलब a पहला टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू क्या है, 44 है। तो 44/2, और a कितना है, a आपका है 195 और a है 23। डायरेक्ट जोड़ के लिख दूँ, चलो मैं एक स्टेप और लिखता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 5 3 8 9 2 11, हाथ लगा 1, 218 और 44/2, मतलब 22 इंटू 218, मतलब 436, तो 4796 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 से 650, दोनों को इंक्लूड करना है, जो कि ना कि 3 से डिवाइड हो रहा है ना कि 7 से हो रहा है। देखो अगर ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि 21 22 23 24, या ऑप्शंस ऐसे होते हैं 21 23 25 27, ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, तो मुझे इसको बहुत ही बारीकी से करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दूर दूर है। अगर ऑप्शन ऐसे भी होते हैं ना, 21 25 29 37, ऐसे अगर इतने भी दूर दूर होते ना, तो भी मैं इसको आराम से, मतलब एकदम, मतलब समझ लो कि ऐसे जुगाड़ से कर देता। इसमें मैं जुगाड़ से कर सकता था, इसमें भी मैं जुगाड़ से कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके इतने पास है ना, तो आपको कभी भी जुगाड़ नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से करना होता है, इसमें बच्चों की गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो कैसे करना है, सिंपल, मुझे पता है कि इसके बीच में 150 नंबर लाई कर रहे हैं। तो सिंपल मैं देखूंगा 150 में 3 के कितने डिविजिबल हैं, 150 में 7 के कितने डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 21। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ गलती पता है क्या की है, यहाँ पे आपने इनको काउंट कर लिया कि 50 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और 21 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आपके 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं ना, उसको आपने 2 बार काउंट कर लिया है। तो आपको वो हटाना पड़ेगा, मतलब जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड, मतलब जो नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 150/21 आपको करना है। अब 150/21 के लिए आपको कैलकुलेट पूरा प्रॉपर नहीं करना है ना, एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम, क्योंकि बड़ा नंबर होता है तो आपको दिक्कत आती। देखो 150 को आपको 21 से डिवाइड करना है, या आपने 7 × 3 कह लिया, तो आप इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। कितना है आपका, 50 है, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब आपको सिंपल 50/7 करना था यहाँ पे, ठीक है। जो कि कितना आ रहा है, जो कि आ रहा है 7, मतलब 7 नंबर ऐसे जो 21 वाले हैं, वो 7 नंबर ऐसे जिनको आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया 50 और 21 में। तो 50 + 21 - 7 आपको करना है। तो 50 21 आपका होता है 71, 71 - 7 आपको करना है, तो ये आपका 64 आ जाएगा। मतलब 64 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल है, 64 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने थे, 150 भाई, इसके बीच में टोटल कितने नंबर थे, 150, या 151 कह सकते हो, क्योंकि दोनों पे इंक्लूड किया है, उससे मतलब नहीं है, 151 चलो कह लो। तो 151 में 64 नंबर आपके ऐसे हैं ना जो 3 और 7 से डिविजिबल है। तो इसमें से आपको क्या पूछा है, नाइदर पूछा है, डिविजिबल वाले को छोड़ के पूछा है। तो आपका ये 7 हो गया, ये आपका हो गया, एक सेकेंड, 4 4 8, ठीक है। तो आपके 87 नंबर रहते हैं, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। अगर आपका आंसर 86 भी आता है ना, तो भी आप उसके आसपास जो ऑप्शन रहता है वो मार देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करना। नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रखा है कि 7 × 11 × 13 जो होता है वो 1001 होता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लो। तो मतलब 1001 का ये 7 11 13 फैक्टर्स है,
मतलब 1001 को 7 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा, 13 भी डिवाइड कर देगा, 7 इंटू 11 इंटू 30 में डिवाइड कर देगा, मतलब तीनों डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 1001 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा जो नंबर है ना, ये भी 13 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर मैं 1001 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मान लो मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपका क्या आएगा? आपका 25 आएगा। मैं 1001 को 351 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपका कितना आएगा? आपका 351 आएगा। या 1001 को मैं मान लो ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी सी से, तो आपका क्या आएगा? ए बी सी आएगा कि नहीं? तो आपको एक चीज दिख रहा है, अगर मैं 3-3 का पेयर बनाऊं ना, ऐसे 3-3 का, तो आपको एकदम सिमिलर जैसे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे भी आपको 25 दिख रहा है, यहाँ पे जीरो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जीरो मान लो है, तो आपका 0-25 ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे आपको 351 दिख रहा है, यहाँ पे आपको एबीसी दिख रहा है। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर एबीसी के फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये नंबर आपका 1001 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आपका 7 से होगा कि नहीं होगा? आपका 11 से होगा कि नहीं होगा? आपका 13 से होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर आपको एबीसी के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब जैसे आप ऐसे एग्जांपल दो, 351 283 या 53053। अब ये 505 ये जो है ना, ये भी आपको एबीसी के फॉर्म में है। यहाँ पे एक वैल्यू बेसिकली आप ये ऐसे देखो ना, ऐसे ये आपका बेसिकली जीरो है, ऐसे देख लो। तो कभी भी आपको ऐसा नंबर दिखे ना कि 25 समझ जाना कि ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 1001 से भी होगा। या आपको 752 दिख गया, तो ये भी आपका इन सब से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूं बस। नेक्स्ट देखो, जब भी आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा हो, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा हो, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दिया हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पूछा हो, जब भी ऐसा होता है आपको क्या करना है? आपको जो चीज पूछा है उसको एक्स मान लो और स्क्वायर और ऐड कर दो। मतलब स्क्वायर कर दो इसको पूरा, इसको स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, मतलब एलएचएस को ऐड कर दो और आरएचएस को ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, आप ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आपका a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये का स्क्वायर होगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, और ये वाला ऐसे ऐड हो जाएगा और लेफ्ट वाला आपका ऐसे ऐड हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 2ab और माइनस 2ab वाला टर्म चला जाएगा। तो आपका ऐड क्या होगा? 2a² प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी a² प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी a² प्लस बी स्क्वायर है, तो बेसिकली 2a² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। यहाँ पे भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि होता है 1। तो 1 + 1 आपका 2 हो गया। मतलब आप जब एलएचएस को ऐड करोगे तो आपका 2 आएगा, क्योंकि 2ab और 2 माइनस 2ab चला जा चुका है। तो मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ना। तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको बताना क्या है? आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है ना, जो कि मैंने एक्स माना है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? सिंपल √2 कॉस थीटा। सिंपल था कि नहीं? सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे आपके 3 टाइप्स बनते हैं। पहला टाइप क्या बनता है? मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दिया होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? स्क्वायर और ऐड करते हैं। इस साइड में क्या करते हैं? स्क्वायर एंड एडिंग करते हैं। ठीक है, अब तो अभी तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा, लेफ्ट साइड में 2 आएगा, क्योंकि आपका 2ab माइनस 2ab चला गया, और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो 2a² प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 आएगा। राइट में आपका p स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया है, एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से आपको सिंपल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 माइनस p स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर दिखने वाला ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको एक चीज पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? s प्लस टी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक माइनस टी ऐसे लिख दूं, ये भी आपका 1 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर मान लो आपको सेक प्लस टी की वैल्यू मान लो x दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इस x को उधर भेज दो, तो इसकी वैल्यू आपकी 1/x हो जाएगी कि नहीं? आप मुझे बस इतना बता दो। तो जब भी आपको सेक प्लस 10, या अगर आपको इसकी वैल्यू दिया होता, मान लो इसकी वैल्यू अगर आपको y दिया, मान लो अगर आपको इसकी वैल्यू y दिया है,
तो इसकी वैल्यू आपकी 1/y हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। आपको बस इतना समझना है कि जब भी आपको sec प्लस tan की वैल्यू दे 5, तो sec माइनस tan की वैल्यू सिंपल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इतना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी sec थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? मेरी आ चुकी है यहाँ पे 2 sec थीटा है। 2 sec थीटा में यहाँ पे भाई sec 2 sec थीटा हो गया, 2 को उधर भेज दूं तो हाफ 5 प्लस 1/5 आ जाएगा कि नहीं? मतलब sec थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है? 25, 26, 26/10 आ चुकी है। अगर आपको sec थीटा की वैल्यू 26/10 पता है तो आप फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ट्रायंगल बना के निकाल लो। सेक थीटा है भाई, ये थीटा है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, बोले ये 26 है, ये 10 है, तो ये आपका 24 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब अब आपको सेक थीटा की वैल्यू पता है तो आप साइन थीटा किसी की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपकी 24/26 हो जाएगी। मतलब आपको अगर सेक प्लस tan दिया है तो आप सेक माइनस tan से सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। सेक थीटा की वैल्यू निकल गई तो आप ट्रायंगल बना के किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली ये भी है, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है, ये तो आपने पढ़ा है। तो इसको आप कॉसेक माइनस कॉट लिख लो, ठीक है, कॉसेक माइनस कॉट लिख लो, और कॉसेक प्लस कॉट लिख लो, प्लस कॉट लिख लो, ये आपका 1 हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू मान लो 5 दी है तो इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी कि नहीं? या इसकी वैल्यू मान लो 6 दी है तो इसकी वैल्यू 1/6 हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कॉसेक माइनस कॉट दिया, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आपकी वैल्यू 5 दिया तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दो तो 2 कॉसेक थीटा इक्वल्स टू इतना, तो मतलब कॉसेक थीटा आपके वही सिंपल वही ऊपर वाला जो आया था वही आ जाएगा 26/10। अगर आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू पता है तो आप अब किसी चीज की भी वैल्यू बता सकते हो। आप ट्रायंगल बना के साइन कॉस टैन किसी की वैल्यू बता सकते हो। तो बस इतना समझना है आपको कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा हो तो स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं। अगर ये पूछा हो तो जो इसका इनवर्स होता है मतलब सेक माइनस टैन की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लिख के ऐड करके निकाल सकते हैं कुछ भी, ऐसे भी पूछता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों फेमस भी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे। अगर आपके सामने क्वेश्चन दिखा आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। अब मैंने ये क्यों करा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस इतना बताने के लिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1 लीटर होता है। आपको बस ये बताने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो काफी पास पास काफी अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि 600 यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना, तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर लूंगा, बाद में मीटर में चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 616 लीटर है, तो जो सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 616,000 सेंटीमीटर क्यूब है। और ये क्या है? ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच, मुझे एच ही निकालना है। और यहाँ पे मुझे एच निकालना है, तो एच कितना है भाई? एच ही निकालना है मुझे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूना 11 56, 7 दूना 14 चौक 56 होता है, मतलब यहाँ पे पूरा चला गया ये, मतलब आपका 1000 सेंटीमीटर आ चुका है हाइट, क्योंकि मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो आपका मीटर में करने के लिए 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स द लार्जेस्ट इक्विलेटर ट्रायंगल इज कट आउट। देखो मतलब बेसिकली एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, इसमें से मैं एक इक्विलेटर ट्रायंगल को मैं कट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड बतानी है। तो आपको ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि भाई ये सर्कल, ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है और ये सर्कल बाहर है, अंदर नहीं है। तो बाहर है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर होता है, ये तो मैंने बताया था आपको। और ये जो रेडियस है ये बेसिकली इस सर्कल का तो रेडियस है, लेकिन इस ट्रायंगल का ये सर्कम रेडियस है। ठीक है, इन रेडियस क्या होता है? अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बनाता, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करता, तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है ये इन रेडियस होता, और इसके बाहर जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसका जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस होगा। तो मुझे यहाँ पे ये सर्कम रेडियस दे रखा है आर। ठीक है, समझ रहे हो? ये सर्कम रेडियस मुझे आर दे रखा है, और ये सॉरी इस सर्कल का रेडियस आर दे रखा है जो कि इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है। तो आपको ट्रायंगल का मैंने आपको दो तरीके बताए, इक्विलेटर ट्रायंगल में दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a/√3, एक होता है a/2√3। और आपको पता है इन रेडियस होता है छोटा, सर्कम रेडियस होता है बड़ा। तो ये आपकी बड़ी वैल्यू है, ये आपकी छोटी वैल्यू है। तो ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका सर्कम रेडियस है, और इस सर्कम रेडियस की वैल्यू आपको यहाँ पे स्मॉल आर दे रखी है, मतलब ये दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है।
तो ए क्या है, ए इस ट्रायंगल का साइड है, तो आपको इस ए की वैल्यू बतानी है जो कि √3 r आ रही है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा भूलते हो। सारे ट्रायंगल के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, एक होता है ABC/4 एरिया, एक होता है आपका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये जो होता है मैंने बोला था 4 आएगा तो वो कैपिटल आर होगा, और अगर कुछ नहीं आया तो वो स्मॉल आर होगा, क्योंकि आपको नंबर देखना है, पे नंबर 4 दिख रहा है बड़ा नंबर, तो आपको बड़ा बड़ा वाला सर्कम रेडियस बड़ा होता है स्मॉल रेडियस से, इन रेडियस से। इक्विलेटरल एंगल में आपको दो वैल्यू होती है, एक होता है a/√3, एक होता है a/2√3। जो बड़ा वाला है वो कैपिटल आर हो जाएगा और जो छोटा वाला है वैल्यू है वो स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था कि एक होता है p+b-h/2, तो ये आपका हो गया इन रेडियस, और सर्कम रेडियस सिंपल h/2 होता है। मैंने आपको एक साइन रूल भी बताया था कि a/sin a इक्वल्स टू b/sin b इक्वल्स टू c/sin c इक्वल्स टू 2r आपको बताया था। ये भी रिजल्ट, आपको ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल PQRS दिया है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और आपको दिख रहा है ये चारों आपके एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है या 4 पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल पास कर रहा है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी, मैं सब कुछ रिकॉल कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने बताया था एक पॉइंट से आपके इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, 2 पॉइंट से आपके इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। अगर पॉइंट 3 है और तीनों कोलीनियर है, कोलीनियर से आपका फिर एक भी सर्कल पास नहीं करेगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलीनियर नहीं है तो आपके यहां से एक ओनली 1 सर्कल पास होगा और वो 100% पास होगा। अगर 4 पॉइंट है तो इनसे आपका सर्कल पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो रहा है तो वो चारों पॉइंट मिला के एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बता दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है, इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं एक साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अगर मैं इस एंगल का और इस एंगल का सम देखूं तो ये आपका 180 डिग्री होगा, या इसका और इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको दिखा है ये दो पॉइंट्स जो है, ये दो पॉइंट्स जो है वो एक बार सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एक बार सरकमफ्रेंस पे कर रहा है। तो मैंने बोला था अगर ये थीटा है तो आपका ये 2 थीटा होगा। ठीक है, और ये आपका सरकम सेंटर हो गया, ये भी मैंने आपको बताया था इस ट्रायंगल का, ये आपका सरकम सेंटर हो गया। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा हुआ ना, तो ये आपका 10x हुआ कि नहीं, हाफ हो जाएगा कि नहीं। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका और इसका सम आपका 180 होगा कि नहीं, होगा। तो यहाँ पे 26x और 10x का सम आपका क्या होगा, 180 होगा। तो मतलब 36x का जो आपका सम होगा वो 180 होगा। तो आपकी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और आपसे वही वैल्यू पूछा तो आपका 5 आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।